नमस्कार दोस्तों। 3 दिसंबर साल 1984 रात के करीब 12 बजे भोपाल के ट्रेन स्टेशन भोपाल जंक्शन पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट एच.एस. भुर्वे और डिप्यूटी स्टेशन सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर अपनी रात की ड्यूटी कर रहे थे। रात 1 बजे करीब इस स्टेशन पर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन पहुंचती है और गुलाम दस्तगीर अपने कैबिन से बाहर आते हैं। तभी अचानक उनकी आंखों में जलन होने लगती है और गले में खराश होने लगती है। वो अपने सीनियर एच.एस. भुर्वे को ढूंढते हैं ये बात बताने के लिए, लेकिन उनको भुर्वे कहीं दिखते ही नहीं। कुछ देर ढूंढने पर उनको भुर्वे ज़मीन पर पड़े मिलते हैं। दस्तगीर उनकी सांसें चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो अब जिंदा नहीं है। दस्तगीर अब समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। असल में इस भोपाल जंक्शन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, जहाँ एक बेहद खतरनाक हादसा होता है। 50,000 पाउंड्स जहरीली गैसेस इस फैक्ट्री से लीक होती है। MIC, हाइड्रोजन साइनाइड और फॉस्जीन और बहुत सारी गैसेस इस फैक्ट्री से निकलकर तेज़ी से शहर के चारों ओर फैल रही होती है। अब दस्तगीर स्टेशन पर ये डिसाइड करते हैं कि अब गोरखपुर ट्रेन को अपने शेड्यूल डिपार्चर से पहले ही यहाँ से निकालना होगा। ट्रेन के शेड्यूल के हिसाब से इस ट्रेन ने अभी 20 मिनट और स्टेशन पर रुकना था। ट्रेन के सभी पैसेंजर्स ने खिड़की दरवाजे सब बंद कर रखे थे। दस्तगीर नहीं चाहते थे कि ट्रेन के लोगों को कुछ दिक्कत हो, इसलिए वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं और स्टेशन स्टाफ से बोलते हैं कि ट्रेन को डिपार्चर के लिए क्लियर किया जाए, और वो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी अपने सर लेते हैं। अब आसपास सब लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जिन जिन पे अपनी गाड़ी थी वो शहर से दूर जाने लगे और बाकी सब स्टेशन की तरफ आने लगे। अब भोपाल जंक्शन में भीड़ तेज़ी से बढ़ रही थी। सब लोग या तो खांस रहे थे या उल्टियाँ कर रहे थे। दस्तगीर भाग भाग के लोगों की मदद कर रहे थे। ये आसपास के स्टेशन पर एक SOS कॉल देते हैं, जिससे 4 एम्बुलेंसेस, पैरामेडिक्स और रेलवे डॉक्टर्स स्टेशन पर पहुंचते हैं लोगों की मदद करने के लिए। इन सब के बावजूद इस जहरीली गैसेस से बचना बहुत मुश्किल था। लोग तेज़ी से हॉस्पिटल की तरफ भागने लगे, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि किसी भी डॉक्टर को ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो जानते ही नहीं थे कि लोगों को ये क्या बीमारी है और इसका क्या इलाज है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से 3 किलोमीटर दूर था भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल। उन दिनों इस हॉस्पिटल में करीब 1200 बेड्स थे। रात को 1:15 पे इस हॉस्पिटल में पहला पेशेंट पहुंचता है और इसके सिर्फ 5 मिनट बाद 1000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इस हॉस्पिटल में जमा हो जाती है। कुछ डॉक्टर इस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में कॉल करके पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से इनको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहां सब कुछ ठीक है। पहली 2 कॉल में इनको यही जवाब मिलता है कि सर एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन जब तीसरी बारी फिर कॉल करते हैं तो जवाब मिलता है कि सर हमको नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। रात को 2:10 पे हॉस्पिटल में पेशेंट की संख्या 4000 से भी ऊपर हो जाती है। सब डॉक्टर लोगों का इलाज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस बीमारी का उनको पता ही ना हो तो इलाज किस हिसाब से करेंगे। तड़पते हुए पेशेंट की मदद करने के लिए 8 दिसंबर को जर्मन टॉक्सिकोलॉजिस्ट मैक्स डॉन्डरर सोडियम थियोसल्फेट की 50,000 डोसेस के साथ भोपाल आते हैं। तो पता चलता है कि एक्चुअली में ये सक्सेसफुल हो रहा है। कई पेशेंट इससे रिकवर हो रहे थे, लेकिन फिर एक पेशेंट की मौत हो जाती है इसे देने के बाद। तो खबर फैलती है कि जर्मन डॉक्टर ने इस दवाई से एक पेशेंट की हत्या कर दी। इसके बाद इस डॉक्टर को इसके एंटीडोट के साथ वापस भेज दिया जाता है। अब इस दवाई की वजह से कुछ डॉक्टर को ये लगने लग गया कि ये साइनाइड पॉइजनिंग ही है। कुछ डॉक्टर बाद में सरकार को ये बोलते हैं कि हमको सोडियम थियोसल्फेट ही यूज़ करना चाहिए। फिर फरवरी में ICMR डॉक्टर को बोलता है कि पेशेंट पे सोडियम थियोसल्फेट ही यूज़ किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा कन्फ्यूजन क्यों हुआ? कंपनी ने भी इतना बड़ा कन्फ्यूजन क्यों पैदा किया MIC और साइनाइड को लेकर? इसका जवाब है, कंपनी एक बहुत बड़े कंपनसेशन क्लेम के लपेटे में थी।
वो पैसे बचाने के लिए MIC के साइड इफ़ेक्ट्स को कम दिखा रही थी और इस वजह से बहुत लोगों की जान चली गई, जो शायद बच सकती थी अगर कंपनी डॉक्टर को सच बता देती तो। एक्चुअली इस गैस कंपनी को जब खोला गया था तो बहुत वार्निंग इस कंपनी को दी गई थी कि ये सेफ्टी मेजर्स का ख्याल नहीं रख रही है, लेकिन ना तो कंपनी ने ना गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया। बहुत सारे जर्नलिस्ट ने भी अपने तरह तरह के आर्टिकल लिख के इस फैक्ट्री से जनता को बचाने की बात कही थी, लेकिन बात वही है, जब तक हमारे गले गले नहीं आती है तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं। भोपाल की ये यूनियन कार्बाइड की कंपनी 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी। अगर आप इसका नाम नहीं जानते तो इसके प्रोडक्ट्स ज़रूर जानते होंगे। एवर रेडी बैटरीज़, बेकलाइट, ये ना सिर्फ बैटरीज़, पेस्टिसाइड्स बल्कि रॉकेट फ्यूल भी बनाती थी। दुनिया भर में इसकी फैक्ट्रीज फैली हुई है। ये कंपनी इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए केमिकल प्रोड्यूस करती है। 1994 में इस कंपनी को रीनेम कर दिया गया था एवर रेडी इंडस्ट्री के नाम पे, और शायद ये नाम आप जानते भी होंगे। 1969 में इस कंपनी ने भोपाल में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, एक स्पेशल इंसेक्टिसाइड को प्रोड्यूस करने के लिए जिसका नाम था सेविन। अब इस सेविन को बनाने के लिए एक केमिकल की ज़रूरत थी जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड और MIC बोलते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक केमिकल है। MIC को बाहर से इंपोर्ट करके लाया जाता है सेविन को बनाने के लिए। अब साल 1980 आता है और चीज़ें बदलने लगती है। यूनियन कार्बाइड कंपनी को काफ़ी नुकसान होने लगता है। ये कंपनी पैसे लूज़ करने लगती है। पैसों की कमी की वजह से कंपनी ने डिसाइड किया कि MIC को इंपोर्ट करने की जगह इंडिया में ही इसे मैन्युफैक्चर किया जाए, और यही उनका सबसे पहला गलत डिसीजन था, क्योंकि एक पब्लिक एरिया में केमिकल्स को बनाना और मिक्स करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है। लेकिन UCIL को सरकार द्वारा परमिशन भी मिल जाती है और वो ये काम शुरू भी कर देते हैं। इसी समय कंपनी को ये बोला गया था कि एक प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान बनाएं कि अगर कोई डेंजरस गैस लीक हो जाए तो भोपाल में रहने वाले लोगों को पता हो कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बचना है। लेकिन कंपनी ने ये कोई प्लान कभी बनाया ही नहीं। इनफैक्ट 1981 में एक वर्कर की डेथ हो गई एक्सीडेंटली जब उसे एक्सपोजर हुआ MIC से, लेकिन तब भी कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी बीच इस कंपनी ने काफ़ी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आए और इस कंपनी को अपने सेविन प्रोडक्ट की प्राइस को कम करना पड़ा ताकि उनको लॉस ना हो। अब पैसे बचाने के लिए इनको कई जगह पे कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी। सबसे पहले इन्होंने न्यू वर्कर्स हायर करे जो पढ़े लिखे नहीं थे ताकि उनको पैसा कम देना पड़े। सेफ्टी प्रिकॉशन को बंद करने लगे ताकि पैसे बचें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई पाइप अगर ख़राब हो जाती है तो उसको बदलने की जगह कुछ जुगाड़ करके रिपेयर कर देते थे। अब इन सब वजह से रेगुलर लीकेज होने लगी और वो अपना पैसा बचाने के लिए कुछ छोटा जुगाड़ कर देते। अब सोचो, इन सब के बावजूद भी इतना खतरनाक केमिकल वहाँ बनाया जा रहा था। अब मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ कि प्लांट में चल क्या रहा था। इस प्लांट में MIC को बनाया जा रहा था। MIC को 3 बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर किया जाता था। इन तीनों में से 2 टैंक्स को MIC से भर दिया जाता था और एक टैंक इमरजेंसी के लिए खाली रखना होता था, और सेफ्टी के लिए बाकी 2 टैंक्स को सिर्फ 60% MIC से भरा जाना था। ऐसा इसलिए क्योंकि MIC प्लस वाटर एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है। अगर MIC पानी या हवा के साथ कांटेक्ट में आता है तो जो रिएक्शन होता है उससे एक बहुत जहरीली गैस रिलीज़ होती है। अब इन टैंक्स में MIC को प्रेशराइज नाइट्रोजन से कवर किया गया था ताकि वो गैस अपनी जगह टिकी रहे, लेकिन इस कंपनी ने ज़्यादा अमाउंट में गैस को स्टोर करने के चक्कर में इन टैंक्स को 60% से ज़्यादा MIC से भर दिया, और जो एक टैंक खाली रखना था इमरजेंसीज़ के लिए इन्होंने इसको भी फिल कर दिया। पैसे बचाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा MIC को स्टोर किया जा रहा था। अब जो इंडिकेटर MIC का लेवल दिखाता है वो भी काम नहीं कर रहा था, और एक अलार्म भी लगाया था जो अगर कोई ख़तरे वाली बात होती थी तो उसको उस अलार्म को ऑन रखना था, लेकिन वो अलार्म भी ऑफ था। अब सोचो, सेफ्टी के सब प्रिकॉशंस तो ख़राब हो रखे थे तो इतना बड़ा हादसा तो होना ही था। अब आती है वो रात जिस दिन ये हादसा हुआ। टाइम आता है MIC टैंक्स की सफाई का।
अब पाइप्स और टैंक्स को धोने के लिए वहाँ मज़दूरों ने पानी डालना स्टार्ट किया और नोटिस किया कि पानी दूसरी साइड से बाहर नहीं आ रहा है। उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को बताया करीब रात 11 बजे के आसपास, लेकिन उस सुपरवाइज़र ने मज़दूरों को बोला कि तुम पानी को चालू रखने दो, जो दूसरी शिफ्ट में वर्कर्स आएंगे वो उस पानी को बंद कर देंगे। अब कुछ टाइम बाद जब पानी बाहर नहीं आ रहा था तो वो टैंक्स में भरने लग गया, जिसमें MIC भारी मात्रा में मौजूद थी। और मैंने आपको बताया था कि MIC और पानी मिलकर एक बहुत ख़तरनाक गैस रिलीज़ करते हैं। अब ये रिएक्शन स्टार्ट होने लगा और गैसेस का एक क्लाउड फॉर्म होने लगा, लेकिन जो वर्कर्स उस समय फैक्ट्री में मौजूद थे उनको इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी। अब दूसरी शिफ्ट के वर्कर्स आते हैं और नोटिस करते हैं कि उनकी आंखों में जलन हो रही है। अब वो ढूंढने लगे कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। अब इन वर्कर्स को एक जगह पे लीकेज दिखती है, लेकिन वो टी ब्रेक के चक्कर में इस लीकेज को इग्नोर कर देते हैं और चाय पीने चले जाते हैं। रात को 12:30 बजे करीब फैक्ट्री वर्कर्स ने जब ये रियलाइज़ किया कि यहाँ कुछ ख़तरनाक हादसा हो गया है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि ये टैंक्स अंडरग्राउंड थे, तो टैंक्स में प्रेशर इतना बढ़ गया कि ऊपर का कंक्रीट टूटने लगा। अब वर्कर्स ने देखा कि एक टैंक में से बहुत स्पीड से गैस लीक हो रही है। उन्होंने फटाफट फैक्ट्री में अलार्म बजाया और तब से अब जाके उस पानी को बंद किया गया जो पाइप्स धोने के लिए खुला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो जहरीली गैस भोपाल शहर के चारों तरफ फैल चुकी थी। कुछ लोग नींद में ही मर जाते हैं, कुछ इधर उधर भागते हुए और कुछ हॉस्पिटल में। अगली सुबह भोपाल शहर लाशों के ढेर में तब्दील हो जाता है। सड़कों पर जानवर और इंसानों की लाशें पड़ी होती है और ये इंडिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर बन जाता है। आप सोच रहे होंगे कि अब तो इस बात को इतने साल हो गए हैं, लेकिन उस एक्सीडेंट्स के विक्टिम के परिवार को आज भी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, हादसे के इतने साल बाद भी। फैक्ट्री की लापरवाही की कीमत भोपाल के लोगों को चुकानी पड़ी, भोपाल में रहने वाले उन बेजुबान जानवरों को चुकानी पड़ी। आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और जो जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। आगे की वीडियो की अपडेट्स टाइम पे जानने के लिए मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।